गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन दिस सेक्शन हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको इन शॉर्ट हम या तो ETC कहते हैं या ETS बोलते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो इसको ETS भी बोल देते हैं या फिर ETC भी कह लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज, यहाँ पर अभी हमें इस चीज़ को समझना है कि इसमें व्हाट आर द वेरियस इवेंट्स और द रिएक्शंस भी किस तरीके से प्रोसीड कर रहा है। आप अपने सामने अपनी NCERT की बुक ओपन कर सकते हो, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वो फुल फ्लेजेड डायग्राम गिवन है, राइट। प्रीवियस सेक्शन में हमने क्रेब्स साइकिल कवर किया है। इस सेक्शन में मैं आपको बता रही हूँ रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी इससे पहले अगर मैं प्रीवियस नॉलेज की बात करूँ तो आपको ये पता है कि इफ़ दिस इज़ अ सेल, तो हमने आपको ये पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस इज हियर एंड साइटोप्लाज्म। आप ये पढ़ चुके हो कि साइटोप्लाज्म में अभी यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस हुई थी, राइट। और जिसके प्रोडक्ट्स हमें क्या मिले थे, जिसमें कि ग्लूकोज टूटा था और इस ग्लूकोज के टूटने से दो मॉलिक्यूल्स मिले थे हमें पायरुविक एसिड के। एंड ये जो दो मॉलिक्यूल्स थे पायरुविक एसिड के, ये चले गए आगे की रिएक्शंस को फुलफिल करने, जो कि होती हैं कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। सो ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एंटर हियर, और यहाँ पर इन द मैट्रिक्स हियर क्रेब्स साइकिल जो अगला स्टेप था वो यहाँ हुआ। एंड अगर आपको याद हो क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, क्रेब्स साइकिल में हमने अर्न किए थे, इस साइकिल के अंदर मैं यहीं पर लिख देती हूँ, बाहर लिख देती हूँ। तो इन दिस साइकिल हमने अर्न किए थे खूब सारे चेक्स इन अ सिंपल वे। सिर्फ समझने का तरीका है। हमने बोला था हमने खूब सारे चेक्स अर्न किए हैं। कौन से चेक्स? NADH2s और FADH2s हमने अर्न किए थे। अगर दो क्रेब्स साइकिल की बात करी जाए, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स थे, 2 क्रेब्स साइकिल हुई, तो 2 क्रेब्स साइकिल में हमने टोटल हमारे पास 8 NADH2s ऑब्टेन हुए एंड 2 FADH2s हमको वहाँ पर ऑब्टेन हुए थे। तो ये चेक हमने इकट्ठा किए थे। अब बारी आती है चेक्स को इनकैश करने की। इनको इनकैशमेंट अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको ATP ही ऑब्टेन होगा, राइट। तो हमको वही चीज़ यहाँ पर समझनी है कि किस तरीके से इनकी इनकैशमेंट की जाती है। द वर्ड चेक, द वर्ड इनकैशमेंट, इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो आपने ये चीज़ समझना है। तो इनसे हमको अब ATPs ऑब्टेन होंगे। तो ऑब्टेन कैसे होंगे, वही चीज़ हम समझते हैं इन दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट। सो हमें ये चीज़ समझनी है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ, वो ये कि आपने क्रेब्स साइकिल में NADH2s, FADH2s हमने बहुत इकट्ठा किए, ग्लाइकोलिसिस में भी किए हैं। ग्लाइकोलिसिस में फिर रिमेंबर हमारे पास 2 चेक्स 2 NADH2s वहाँ पर भी हमने इकट्ठा किए हैं। अब सारे चेक जितने इकट्ठा होने थे वो हो चुके हैं ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में। इस स्टेप में बारी आती है एनकैशमेंट की, यानी दिस इज द स्टेप जहाँ पर अब इनके टूटने की बारी आई है। ये चेक्स बेसिकली द NADH2s और FADH2 अब टूटेंगे, और टूटेंगे तो क्या रिलीज करेंगे वो हम देखते हैं, और फिर आगे अब ATP बनती कैसे है दैट वी विल सी, ओके। तो उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अब ये टूटेंगे, यानी कि जब ये NADH2 टूटता है, वन सेकेंड, जब NADH2 टूटता है आपने याद रखना है कि बनता क्या है। वन सेकेंड ना, ओके। क्योंकि अब इनके टूटने की बारी है, तो रिमेंबर जब NADH2 टूटेगा तो क्या बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, साथ में 2 प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड एंड NAD ये रिलीज हो जाता है। डन। तो इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने फोटोसिंथेसिस की क्लासेस लगाई हैं तो आपको ये भी पता होगा कि NADH2 जब बना था लाइट रिएक्शन में तो वैसे ही बना था, NAD प्लस 2 प्रोटॉन्स एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और NADP रिडक्टेज की प्रेजेंस में NADPH2 वहाँ पर बना था, राइट। तो अंडरस्टैंड, जब ये टूटेगा तो ये रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन एंड दिस, इनसे आगे काम होगा, दैट वी नीड टू सी क्या काम होने वाला है। सिमिलरली जब ये वाला चेक यानी FADH2 टूटता है तब भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं,
प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं और साथ में FAD रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, ये याद करना है आपने कि जब ये टूटेंगे तो क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अगली चीज़ हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है हमें कि वेयर इज दिस साइकिल प्रोसीडिंग, राइट, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैं अगले फ्रेश स्क्रीन पर, पेज पर, मैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ और मुझे आपको अभी ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो होगी कहाँ पर, करेक्ट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस ओवर हियर। तो ये सेल है, सेल के अंदर से मैंने ये माइटोकॉन्ड्रिया बाहर निकाल लिया। लेट मी टेक इट आउट हियर, ठीक है, टू मेक यू अंडरस्टैंड। चलिए, सो ये है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पहली चीज। फिर इसकी इनर मेम्ब्रेन की अगर बात करी जाए, इनर मेम्ब्रेन में ऐसे फोल्डिंग्स होती हैं। इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं है, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है। ठीक है, so this is the IMS inner membrane and inner membrane में फोल्डिंग्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टा। इन फोल्डिंग्स का नाम है क्रिस्टा। देन इसके अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली तरफ, अंदर फिल्ड है मैट्रिक्स। क्या है ये? दिस इज मैट्रिक्स। इफ यू रिमेंबर, इसी मैट्रिक्स में तो हमारी क्रेब्स साइकिल हुई थी। क्रेब्स साइकिल हमारी यहीं ऑपरेट हुई थी, यानी आपने जो 8 NADH2s, 1 सेकेंड, इसी क्रेब्स साइकिल में तो आपने NADH2 इकट्ठा किए प्लस FADH2s भी आपने यहाँ इकट्ठा किए हैं मैट्रिक्स में। अब इन्हीं की इनकैशमेंट की बारी है। ETS जो एक अगला स्टेप है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में ही। अंडरस्टैंड कि कहाँ पर होगा ये जो इनकैशमेंट है ना, इनकी NADH2 और FADH2 की, ये टूटेंगे। ये टूटेंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा, प्रोडक्ट्स ये बनेंगे। इससे आगे अब एक चेन होगी जिसमें इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, राइट। अब इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक पासिंग द बॉल, जहाँ पर वो बॉल क्या है, इलेक्ट्रॉन होगा। अब बॉल को अगर मुझे यहाँ से मुझे फेंकना है, कोई तो होना चाहिए ना उस बॉल को कैच करने के लिए, फिर आगे उस बॉल को फेंका जाएगा, वी नीड समवन जो उसको कैच करे। तो यहाँ पर देर आर नॉट पर्सन्स, यहाँ पर प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीन्स पासिंग द बॉल खेलेंगे विद द इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन एक पकड़ा जाएगा, आगे भेजा जाएगा, फिर उससे आगे भेजा जाएगा, एंड फाइनली हमारे पास ATP ऑब्टेन होगा, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि जोड़ते हैं इन सारी चीज़ों को और अंडरस्टैंड करते हैं। तो अंडरस्टैंड, इन चेक को इनकैश किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। तो अंडरस्टैंड करो, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, जिसको मैंने अभी एक लाइन के फॉर्म में बनाया है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, एम्बेडेड प्रोटीन्स, इंटेग्रल प्रोटीन्स होते हैं। उन प्रोटीन्स में, उन प्रोटीन्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। डन। सो ध्यान से समझेंगे आप, ये मैट्रिक्स है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन एंड ये बाहर आउटर मेम्ब्रेन, एंड ये देख रहे हो आप, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस है। लेट मी राइट इट ओवर हियर। ये जगह को हम क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हम इसको कहते हैं, राइट। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हम इसको बोलते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिए, इस पूरे में ही, इस पूरी इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। डन। एंड बाहर क्या है? स्पेस है, अंदर की तरफ मैट्रिक्स है। तो अगर हमें डिटेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझना है, आप NCERT का वो डायग्राम देख सकते हो जिसमें कि आपको कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे होंगे, वो इनर मेम्ब्रेन को बड़ा किया हुआ है। यहाँ ये इनर मेम्ब्रेन एक लाइन की तरह मैंने दिखाई है। इसी इनर मेम्ब्रेन को अगर मैं बड़ा कर दूँ, बड़ा करना ही होगा क्योंकि हमें यहाँ पर सब देखना है कौन से प्रोटीन्स हैं, कैसे प्रोटीन्स इलेक्ट्रॉन्स को आगे से आगे पास ऑन करते हैं, राइट। सो अंडरस्टैंड कीजिए, हम यहाँ पर 1 सेकेंड ना,
चलिए इस तरीके से, चलो जी ओके। सो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वी विल इनलार्ज अ सेक्शन। लेट अस से मैं इस पोर्शन को ऐसे इनलार्ज करूँगी, ये वाला, एक सेकेंड, दिस, मैं इतने से हिस्से को, होना पूरे में ही सेम चीज़ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरे में ऐसे चलेगी, हम एक सेक्शन इतना ले लेते हैं। तो जब आप इतना सेक्शन लोगे, हम अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इसको भी हम बड़ा कर लेंगे। लाइक अभी इतनी है ना, मैं ऐसे इनलार्ज कर दूंगी, तो इसके अंदर जो भी प्रोटीन्स है वी कैन सी, ओके। तो ये इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के इस तरफ अंदर क्या है, मैट्रिक्स है। इनर मेम्ब्रेन से बाहर वाली तरफ क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो आपको पूरा समझ में आना चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पहले से ही नोट डाउन करके रखा है, बिकॉज स्पेस का इशू ये क्रिएट करेगा अगर मैं साथ के साथ यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, इट विल सेव योर टाइम एज वेल। सो देखिए यहाँ पर, अंडरस्टैंड कीजिए, ये देखो मैंने अगेन माइटोकॉन्ड्रिया, द मैट्रिक्स, ये रही इनर मेम्ब्रेन एंड बाहर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इस पैच को हमने एनलार्ज कर लिया इसको डिटेल में समझने के लिए। तो ये देखिए इस तरफ बीच में है इनर मेम्ब्रेन, एंड यू कैन सी इनर मेम्ब्रेन, ये ग्रीन वाली लाइन जो दिखा रही हो ना यहाँ पर, ये हमने इनर मेम्ब्रेन को बड़ा कर लिया। और ये जो आप पढ़ रहे हो यहाँ, FMN, FES, साइटोक्रोम C, ऑल दीज आर व्हाट, प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। सो ये सब प्रोटीन्स हैं यहाँ पर। एंड इनर मेम्ब्रेन के इस तरफ आई हैव ड्रॉन मैट्रिक्स, यानी कि इनर मेम्ब्रेन से अंदर मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन से बाहर वी हैव इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज देयर, ओके। सो लेट अस अंडरस्टैंड, यहाँ पर एक एक करके हम इस चीज़ को समझते हैं। पहली चीज़ आपने इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो याद करनी है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर इस स्टेप पर जितने भी हमने NADH2s और FADH2s कलेक्ट किए हैं ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में, अब उनकी एनकैशमेंट की बारी है, यानी अब वो टूटेंगे। वो टूट कर क्या बनाते हैं वो भी मैंने आपको बताया। NADH2 टूटेगा तब भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन्स रिलीज होंगे, साथ में NAD+, एंड अगर FADH2 टूटेगा that will also break down and give rise to 2 electrons 2 protons and FAD, right? So understand करते हैं यहाँ पर, उतनी चीज़ हमको समझ में आ गई। अब मैंने बोला इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होते हैं तो इन प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेसिकली। तो आपने याद करना है टोटल हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर होते हैं। हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस आर देयर? देयर आर अ टोटल ऑफ 5 कॉम्प्लेक्सेस। नाउ अंडरस्टैंड कीजिए, आप NCERT सामने रख सकते हो, ओके। सो टू सी देयर डायरेक्टली, फिर इसको आराम से अपनी कॉपी में भी बनाना, पर समझने के बाद। तो देखिए यहाँ पर, तो यू कैन सी ये इनर मेम्ब्रेन में ये सबसे फर्स्ट बनाया है मैंने, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1। कितने हैं कॉम्प्लेक्सेस? कॉम्प्लेक्स होते हैं पूरे 5, ओके। हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस आर देयर? जस्ट अ सेकेंड, ओके, हाँ जी। सो कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं आपके पास? 5 कॉम्प्लेक्सेस जो है वो होते हैं। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज। देखिए यहाँ पर चेक का इनकैशमेंट होगा ना, मैंने आपको बताया। तो एक ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, इस जगह से ये, हाँ जी, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 होता है ना, ये वो जगह है जहाँ से ये वाला चेक NADH2 जो है हमारा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से भेजेगा। कहाँ से आए इलेक्ट्रॉन्स? मैंने अभी बताया NADH2 के टूटने की बारी है, ओके। सो NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसी कॉम्प्लेक्स से भेजता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से भेजता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का नाम भी इसी से रिलेटेड है, NADH डिहाइड्रोजनेज। पहले आप कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद करो। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, जहाँ से NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा। डन। दूसरा चेक कौन सा है? FADH2। FADH2 वाला जो है हमारा, इट मेक्स द कॉम्प्लेक्स नंबर 2। एक चीज आपने और ध्यान से पकड़नी है, ध्यान से याद करनी है, कॉम्प्लेक्सेस पूरे 5 होते हैं, बट 1 2 3 4 5 इस ऑर्डर में नहीं है। ध्यान से आप देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ये रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ये रहा, 1 और 2 के बीच में है कॉम्प्लेक्स नंबर 3। 1 और 2 के
बीच में है कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ये याद रखना है आपने। 1 वो कॉम्प्लेक्स है जहां से NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा हियर, एंड 2 वो है जहां से FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल में आपने पढ़ा है। FADH2 किस स्टेप पर बन रहा था? FADH2 बन रहा था जहां पर फ्यूमरेट सॉरी सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा है, उस स्टेप पर FADH2 बनता है, राइट। एंड वहां पर एंजाइम कौन सा था? रिमेंबर मैंने आपको बताया था एक ही एंजाइम है पूरी क्रेब्स साइकिल का जो कि इनर मेम्ब्रेन में लोकेटेड है, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो वहां पर भी मैंने आपको स्टार मार्क करवाया था एट दैट प्लेस एज वेल। तो आपने याद रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो होता है इट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इस जगह से FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा, ठीक है। यहाँ से FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो याद कीजिए अभी तक मैंने आपको बताया टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर 1 टॉप मोस्ट पर ही है जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज। इस जगह से NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इज हियर जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और यहाँ से FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा। एंड 1 और 2 के बीच में है कॉम्प्लेक्स नंबर 3। तो समझिए जब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 अपने इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा वो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स 3 के पास ही आएंगे। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा वो घूम के 3 के पास ही आएंगे। याद करो 1 देन 2 दोनों के बीच में 3, 1 भी अपने इलेक्ट्रॉन्स 3 के पास भेजेगा, 2 भी अपने इलेक्ट्रॉन्स 3 के पास भेजेगा। इतनी चीज समझिए। 3 से आगे काम आसान ही है। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जिसका नाम क्या है? साइटोक्रोम BC1। क्या है नाम? साइटोक्रोम BC1। क्योंकि यहाँ देखो साइटोक्रोम B फिर FES को दिया साइटोक्रोम C, ठीक है। तो देखो 1 ने किसको दिया? 3 को दिया। क्या दिया? इलेक्ट्रॉन्स। 2 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए? अल्टीमेटली 3 को दिए। 3 से ये से ट्रैवल करके अल्टीमेटली किसके पास आएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। आए ये चीज समझ में? इस चीज को समझिए, ठीक है। लर्न करते हैं चलो अब यहाँ से। सो नंबर 1 NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, नंबर 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, नंबर 3 जो कि 1 और 2 के बीच में है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ है साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1। फिर थर्ड से फोर्थ में, इसकी भी मैं बात अभी करती हूँ। फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्या नाम है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। यहाँ पर आपको साइटोक्रोम A देखने को मिलता है, साइटोक्रोम A3 भी देखने को मिलता है, और 2 कॉपर सेंटर्स, ये लिखा है ना, कॉपर A कॉपर B। वो कॉम्प्लेक्स जिसमें कॉपर सेंटर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है वो। ऐसे पहचान करो उसकी, ऐसे याद करो उसको। जिस कॉम्प्लेक्स में कॉपर सेंटर्स हैं वो है कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। एंड हियर वी हैव साइटोक्रोम A एंड A3। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में कौन से साइटोक्रोम है? वहां पर है साइटोक्रोम BC1, नाम ही ऐसे है साइटोक्रोम BC1, ठीक है। यहाँ है साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, ऐसे याद कीजिए इसको, ठीक है। तो इट विल बी इजियर फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ कॉम्प्लेक्स की बारी आखिर में ही आएगी। ये है हमारा 5वां कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स 5। इसकी बात सबसे लास्ट में आएगी, हम पहले यही समझ लेते हैं यहाँ क्या काम हो रहा है अभी। ओके, लेट अस सी। चलिए, सो 5 कॉम्प्लेक्सेस अभी तक आपने याद किया। NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिलीज करेगा? कॉम्प्लेक्स 1। FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से भेजेगा? कॉम्प्लेक्स 2। 1 और 2 दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली कहाँ आएंगे? कॉम्प्लेक्स 3 के पास। 3 से 4 एंड देन 5। ओके, तो यहाँ पर अब आपको ना पूरा यही समझना है इलेक्ट्रॉन को आगे आगे भेजने से एनर्जी बनेगी कैसे, क्योंकि मैं आपको यही बोल रही हूँ ना अब चेक्स को इनकैश करने की बारी है। तो कैसे होगा यहाँ पे?
तो आप यहाँ पर देखोगे ATP बनेगा, आखिर वाले स्टेप पे ही बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स 5 है वहीं ATP बनेगा। पर ATP बनाने के लिए क्या चाहिए है? एनर्जी चाहिए है। तो यहाँ वो एनर्जी का सोर्स क्या है? यहाँ वो एनर्जी का सोर्स है इंचेक्स के तोड़े गए, टूटने के बाद ऑब्टेन हुए हुए इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रैवल करने से एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को कैच कर लिया जाता है और ATP बनाया जाता है, राइट? थोड़ा सा इसको समझो, ATP बनाने के तरीके अलग अलग हैं। या तो ATP प्लांट्स कैसे बनाते हैं? प्लांट्स लाइट की एनर्जी को ट्रैप करके उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और तब ADP में फॉस्फेट ऐड करके ATP बनाते हैं। तो एक तरीका तो हो गया, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लो और उससे ATP बना लो। ये जो काबिलियत है ये तो नेचर ने सिर्फ प्लांट्स को दी है, इसीलिए सिर्फ प्लांट्स में ATP लाइट एनर्जी को ट्रैप करके बनता है, करेक्ट है? जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन या फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन हम इसको कहते हैं। दूसरा तरीका ये वाला जो कि एनिमल्स, हमारी बॉडी के अंदर जो ATPs जो है वो बन रहे हैं। वन मोर थिंग मैं ऐड कर दूं, प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइट एनर्जी से ही वो ATPs बनाते हैं, वो ATPs वो फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए बना रहे हैं। रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होती है, तो इस तरीके से ATP प्लांट्स भी बनाते हैं। ओके, कमिंग बैक टू दिस, तो बाकी के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग अस, हमारे अंदर अंडरस्टैंड कीजिए जो ATP बन रहा है वो कैसे बन रहा है। वो एनर्जी हम लाइट से नहीं ले रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स हम इनसे ले रहे हैं, NADH2s एंड FADH2s। तो तभी तो इतना हम लर्न करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में कितने NADH2 मिले, है ना, कितने ATP मिले वहाँ पर, क्रेब्स साइकिल में कितने NADH2s मिले, कितने FADH2s मिले। क्यों? क्योंकि इन्हीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इन्हीं का इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा और उसी एनर्जी से फिर ATP बनेगा, करेक्ट? सो अंडरस्टैंड, इसीलिए याद करना ज़रूरी है किस कॉम्प्लेक्स से NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, किस कॉम्प्लेक्स से FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अल्टीमेटली एनर्जी बन रही है। यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, करेक्ट? सो अब इसको हम समझ लेते हैं यहाँ से। तो देखिए ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये NADH2 टूटा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है? मैंने प्रीवियस वाले सेक्शन में, इफ़ यू रिमेंबर दिस, ये मैंने लिखा है कि NADH2 टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और ये बनाता है। ऐसे FADH2 टूटेगा तो दीज प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू फॉर्म। मैं सेम ही चीज़ फॉर योर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये NADH2 जब टूटेगा, इसने बनाया 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और साथ में ये NAD रिड्यूस हो गया। ठीक है जी, सो अंडरस्टैंड करो। तो NADH2 ने जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये भेज दिए कॉम्प्लेक्स 1 में, तो मैंने ये लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो NADH2 टूटा, ये प्रोडक्ट बने, इसने अपने इलेक्ट्रॉन भेज दिए। किसको भेजे हैं? FMN को। FMN एंड FES। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में क्या है? FMN एंड FES है, याद करो आराम आराम से, ठीक है? FMN ने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने आगे किसको दे दिए? FES को दे दिए। अंडरस्टैंड करो। अब बस सारा इसके अंदर ना ये पासिंग द बॉल ही खेलेंगे, एंड जहाँ बॉल कौन है? इलेक्ट्रॉन है। द इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉल है और उसको पासिंग द बॉल, उसको आगे से आगे भेजा जाएगा, करेक्ट? तो अंडरस्टैंड कीजिए। एंड एक और चीज़, ये मैं एक NADH2 दिखाया है। क्रेब्स साइकिल में आपको कितने ऑब्टेन हुए हैं? क्रेब्स साइकिल में यहाँ लिखा है हमने 8 NADH2 2 FADH2। तो समझिए 8 NADH2 यहाँ टूटेंगे, 8 बार इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरेंगे अलग अलग, है ना? ऐसे FADH2 2 बार टूटेगा एंड इस कॉम्प्लेक्स से अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा, ठीक है? तो समझते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, किसने लिया? FMN ने। FMN ने यही इलेक्ट्रॉन आगे किसको दे दिए? FES को। अगर मैं बार बार लिख भी रही हूँ, डोंट थिंक नया इलेक्ट्रॉन कोई आ रहा है, पासिंग द बॉल है। पासिंग द बॉल में भी बॉल तो एक ही होती है ना, वी जस्ट पास इट ऑन। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, ओके? FMN एंड FES। FES ने ये इलेक्ट्रॉन भेजे किसको? UQ को। UQ का मतलब है यूबीक्विनॉन, ठीक है? क्या मतलब है यहाँ पर? यूबीक्विनॉन, ठीक है? वैसे मुझे ये नाम बताना चाहिए पहले। FMN stands for
फ्लैविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, FMN is फ्लैविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। FES इज आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। तो FMN ने लिया, FES को दिया और आगे किसको दे दिया, यूबिक्विनोन को पास ऑन कर दिया। किसको पास ऑन कर दिया, यूबिक्विनोन को पास ऑन कर दिया। जरा समझिए यहाँ पर यूबिक्विनोन जहाँ है वहाँ क्या रिएक्शन हो रही है, अंडरस्टैंड करो। इस यूबिक्विनोन के पास जब इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, मैं स्क्रीन चेंज करती रहूँगी थोड़ा आपको डिटेल में समझाने के लिए, रादर के मैं यहीं पे छोटा छोटा लिखूं और आपको कंफ्यूजन हो, बेटर टू यूज अ बेटर स्पेस, ओके। तो जब दो इलेक्ट्रॉन ये FES से यहाँ आए ना यूबिक्विनोन के पास, यूबिक्विनोन क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन लेता है, मैं यहाँ पर बताती हूँ। यूबिक्विनोन दो इलेक्ट्रॉन लेता है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन में है ना ये, ठीक है। यूबिक्विनोन यहाँ मैट्रिक्स से, दिस इज द मैट्रिक्स ओवर हियर, ये मैट्रिक्स से पता क्या करता है, दो प्रोटॉन पकड़ता है और साथ में ये FES से दो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसने ले लिए एंड ये कन्वर्ट हो जाता है UQH2 में, ठीक है। मैं यहाँ लिखती हूँ, यूबिक्विनोन में दो इलेक्ट्रॉन जुड़े, दो प्रोटॉन जुड़े और ये बना देता है UQH2, यानी इधर देखो, राइट, FES से दो इलेक्ट्रॉन आए, इस यूबिक्विनोन ने साथ में लिए दो प्रोटॉन्स, राइट, एंड विद द टू इलेक्ट्रॉन्स एंड टू प्रोटॉन्स ये किस में चेंज हो गया, UQH2 में। एंड दिस UQH2, अंडरस्टैंड करो, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इमीडिएटली साथ ही रिएक्शन उल्टे पैर चलती है, यानी ये दोबारा टूट जाता है। UQH2 टूटेगा तो क्या निकलेगा, यूबिक्विनोन फिर से उसी स्टेज में, दो इलेक्ट्रॉन निकल आए और दो प्रोटॉन निकल आए। इसको थोड़ा समझना है आपको, ठीक है। यानी एक हाथ इस यूबिक्विनोन ने, फॉर एग्जाम्पल आई एम द यूबिक्विनोन, मैंने एक हाथ, मेरे पास FES से दो इलेक्ट्रॉन आए और मैंने मैट्रिक्स से दो प्रोटॉन ले लिए और मैं चेंज हो गई UQH2 में, पर UQH2 साथ ही टूट गया, और UQ बना दिया। क्या निकला उसमें से, इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो भेज दिया उसने आगे, किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को, और क्या रिलीज हुआ साथ में, प्रोटॉन। तो समझो UQH2 जब दोबारा टूट रहा है ना UQ में, और जो प्रोटॉन निकल के आए वो प्रोटॉन बाहर यानी सॉरी इस तरफ, वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करवा दिए जाते हैं। यानी मैंने यूबिक्विनोन ने मैट्रिक्स से दो प्रोटॉन लिए थे और दो इलेक्ट्रॉन FES से लिए और मैं चेंज हो गई UQH2 में। UQH2 साथ ही में टूट गया और क्या निकला, दो इलेक्ट्रॉन को आगे कॉम्प्लेक्स 3 में भेज दिया और प्रोटॉन को यहाँ से पंप करा के इधर भेज दिया। प्रोटॉन की बात करें, मैट्रिक्स से लिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर दिया। इलेक्ट्रॉन की बात करूं, FES से लिया और कन्वर्जन करने के बाद कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिया, अंडरस्टैंड। तो ये ना UQ एंड UQHT की साइकिल ऐसे ही गोल गोल यहाँ चलती रहती है, लाइक दिस, ठीक है। एंड यही सेम साइकिल आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, लाइक दिस, UQ से UQH2 एंड दिस, ये साइकिल है। एरो में गलत डाल रही हूँ, 1 सेकेंड। तो ये जो साइकिल है ना, आपने याद करना है, ये साइकिल ऐसे ही चलती है, UQ से UQH2 एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन हियर। सिमिलर यहाँ पर भी ये साइकिल ऐसे ही चलेगी। इस साइकिल में अंडरस्टैंड करना यही होगा, एक तरफ से दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन लेंगे, UQH2 बनाएगा, वो साथ ही टूट जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजेगा और प्रोटॉन्स को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, तभी मैंने ये पिंक में अलग लिखा है इधर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके, सो ये मैंने अलग से ही लिखा है। इनके प्रोटॉन्स UQH2 की साइकिल के प्रोटॉन्स मैंने अलग ही लिख दिए हैं, ठीक है। अभी समझिए, NADH2 टूटा था, इलेक्ट्रॉन FMN, फिर FES से आया UQ, इसने दो प्रोटॉन लिए और ये चेंज हो गया UQH2 में, ये फिर से टूट जाएगा और UQ बन जाएगा, ठीक है। एंड साथ ही में इसने प्रोटॉन यहाँ लिए थे, एक हाथ लिए, एक हाथ पंप करा दिए, कहाँ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अंडरस्टैंड कीजिए, प्रोटॉन यहाँ से मैट्रिक्स से बाहर भेजे जा रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजे जा रहे हैं। आगे देखिए, अब कॉम्प्लेक्स 1 से NADH2 ने भेज दिए अपने इलेक्ट्रॉन, अब दूसरा चेक कौन सा,
FADH2 का देखते हैं। FADH2 आपको मैंने अभी याद कराया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है। तो हियर यू सी, ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर 2, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये देखिए FADH2 टूटा एंड ये भेज दिए इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसने लिए? FES ने ले लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस जगह बहुत सिंपल है, FAD ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, FES को इलेक्ट्रॉन पास ऑन कर दिए। FES को दिए इलेक्ट्रॉन्स, FES ने यही इलेक्ट्रॉन्स UQ को दे दिए। आप देख रहे हो जब 1 भी अपने इलेक्ट्रॉन भेज रहा है कॉम्प्लेक्स 1, तो भी बीच में UQH2 की साइकिल आ रही है। FADH2 से जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तब भी बीच में UQ एंड UQH2 की साइकिल यहाँ आ रही है। तो ये साइकिल ना ऐसे गोल गोल चलती रहेगी और प्रोटॉन लगातार यहाँ से एक एक पंप होता जाएगा। तो सीधा हिसाब आप याद कर लेना, UQ एंड UQH2 की साइकिल 2 जगह है, तो 2 जगह से प्रोटॉन्स की पंपिंग तो सीधे सीधे हो गई। करेक्ट, अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए UQ, फिर से वही UQ ने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए, मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन्स लिए, चेंज हो गया UQH2 में। UQH2 फिर से चेंज हो गया इमीडिएटली इनटू UQ। इलेक्ट्रॉन्स को उसने कहाँ पर भेज दिया? इलेक्ट्रॉन्स को इसने ऊपर आगे भेज दिया कॉम्प्लेक्स 3 में, एंड प्रोटॉन एक हाथ इधर भेज दिया। आया समझ में? तो एक हाथ ले रहा है, एक हाथ प्रोटॉन पंप कर दे रहा है। इलेक्ट्रॉन तो मेम्ब्रेन के अंदर ही जा रहा है। अंदर देख रहे हो आप, 2 चीजें यहाँ हो रही हैं। इलेक्ट्रॉन इस रास्ते ही घूमेगा, प्रोटॉन्स यहाँ से यहाँ पंप हो रहे हैं, ये चल रही है। जरा अगर आप थोड़ा गौर से इसको देखें ना, मैं इधर बताती हूँ आपको क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। इनर मेम्ब्रेन में आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाता हुआ नजर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन का रास्ता ये है। प्रोटॉन मैट्रिक्स से यहाँ पंप होता हुआ नजर आएगा। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ ना, ये चल रहा है काम। मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ पासिंग द बॉल खेला जा रहा है, और मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स की पंपिंग चल रही है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ओके, जरा यहाँ पर समझो। कमिंग बैक टू दिस ओवर हियर, तो ये देखिए इसके भी इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के साइटोक्रोम बी के पास आ गए। एक चीज याद रखना, बुक्स में यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन लिखा होता है। व्हाई? क्योंकि यूबिक्विनोन ना 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं लेता, 1 by 1 लेता है। ओके, इट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1। ओके, सो बट जाएंगे इसी के पास, ठीक है। एंड फाइनली टू साइटोक्रोम बी के पास आ गए ऑफ साइटो कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ठीक है। तो देखो इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन भेजे, बीच में UQ UQH2 साइकिल हुई, फाइनली इलेक्ट्रॉन यहाँ आया कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के साइटोक्रोम बी के पास। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 FADH2 ने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स भेजे, बीच में UQ एंड UQH2 की साइकिल आई, एंड इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन फाइनली दे दिए साइटोक्रोम बी को, ठीक है। एंड अब यहाँ से कुछ नहीं है, साइटोक्रोम बी ने यही इलेक्ट्रॉन किसको दिया? ठीक है, अंडरस्टैंड, 1 by 1 चलेगा। इसका इलेक्ट्रॉन आया, FES को दे दिया, इसका भी इलेक्ट्रॉन आया आगे, FES को दे दिया। 1 by 1 इट इज जस्ट गिविंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। FES से इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आए? साइटोक्रोम C1। यहाँ से देखो साइटोक्रोम C1, अब ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से इलेक्ट्रॉन पहुंचाने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, पर बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर 2 भी तो है, तो हमें यहाँ पर एक कैरियर की ज़रूरत है, एक मूवेबल, एक मोबाइल कैरियर की। तो वो कैरियर होता है साइटोक्रोम C। किसको दे रहा है? वो साइटोक्रोम C1, वो इलेक्ट्रॉन्स उसने आगे पास ऑन किए हैं टू साइटोक्रोम C। तो याद रखना है आपने, द साइटोक्रोम C जो होता है, हाँ जी, इट इज अ मोबाइल कैरियर, मूव करने वाला कैरियर है, ठीक है। बिटवीन कौन से कॉम्प्लेक्स में? बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी बिटवीन नहीं लिखना चाहिए, मोबाइल कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मोबाइल कैरियर, सॉरी, टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर 3 to 4। आप लिख सकते हो यहाँ पर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से कॉम्प्लेक्स नंबर 4। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन 3 and 4। 3 से 4 तक पहुंचाने के लिए
ये रहा साइटोक्रोम, ठीक है, ये लेकर जा रहा है इलेक्ट्रॉन को ऐसे, और ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास आ गए हम लोग, ठीक है। तो समझिए 1 से इलेक्ट्रॉन्स आए, अल्टीमेटली 3 के पास पहुंच गए, 2 कॉम्प्लेक्स से आए, अल्टीमेटली 3 के पास पहुंच गए, 3 से अब 4 तक पहुंचाए जा रहे हैं। मोबाइल कैरियर इज दिस। और आपको एक क्वेश्चन आता है साइटोक्रोम सी की लोकेशन क्या है, तो लोकेशन जरा देखिए, ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो याद रखना है साइटोक्रोम सी इज अ मोबाइल कैरियर, लिखो साथ में आप यहाँ पर, इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइटोक्रोम सी ने फाइनली इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हमारे कॉम्प्लेक्स 4 को। क्या पहचान बताई है मैंने कॉम्प्लेक्स 4 की, इसमें कॉपर सेंटर्स होते हैं, क्या होते हैं, कॉपर सेंटर्स, कॉपर ए एंड कॉपर बी, ठीक। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन्स आए अल्टीमेटली किसके पास, कॉपर सेंटर ए, इसने दे दिया साइटोक्रोम ए को, साइटोक्रोम ए ने यही इलेक्ट्रॉन दिए साइटोक्रोम ए3 को, ए3 ने दिए कॉपर सेंटर बी को, एंड फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स आए किसके पास, इस ऑक्सीजन के पास। कहाँ पर आए हैं, ऑक्सीजन के पास, एंड फाइनली हियर विद द हेल्प ऑफ दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड साथ में 2 प्रोटॉन की मदद से क्या बन गया हमारे पास, यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर तैयार हुआ है। क्या तैयार हुआ है यहाँ पर, 1 वाटर मॉलिक्यूल इज प्रिपेयर्ड है। मैंने अभी तक आपके साथ इलेक्ट्रॉन की कहानी बताई है आपको कि अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स 4 तक आया इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन को फाइनली एक्सेप्ट किया किसने है, याद रखना है आपने, ऑक्सीजन जो है इट इज द ऑक्सीजन जो है इट इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ फाइनल एक्सेप्टर, इट्स अ वेरी chaotic थिंग एक्चुअली, हाँ जी, तो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन कौन, ऑक्सीजन। एंड याद है हम रिएक्शन रेस्पिरेशन कौन सी वाली पढ़ रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रोल सिर्फ यहाँ होता है, ऑक्सीजन का रोल इज ओनली प्रेजेंट एट द लास्ट स्टेप, टर्मिनल स्टेप ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सिर्फ इस लास्ट स्टेप पे हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, अदरवाइज नहीं चाहिए। और ये ऑक्सीजन अगर इस टर्मिनल स्टेप पर ना मिले, ये साइकिल पूरा हो नहीं सकता, ओके, साइकिल पूरा नहीं होगा। तो यहाँ लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल ये बनता है, ठीक है। अनदर थिंग समझिए यहाँ पर प्रोटॉन्स की पंपिंग के बारे में, मैंने आपको सिर्फ अभी ये जो पिंक वाला है ना, मैंने आपको UQ एंड UQH2 का बताया कि ये साइकिल चलती रहती है ऐसे गोल गोल, और ये प्रोटॉन्स एक हाथ ले रहे हैं, एक हाथ पंप कर रहे हैं, पीछे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। बाकी प्रोटॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, तो ज़रा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे चलिए वापस। डोंट थिंक मैंने आपको पहले नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपके साथ इलेक्ट्रॉन्स की पूरी स्टोरी शेयर करी है, किस कॉम्प्लेक्स से कहाँ पर कैसे जा रहे हैं। अब प्रोटॉन्स की बात करती हूँ, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अब इन रेड वाली लाइंस पे ज़रा ध्यान देंगे आप, दिस वन, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 3, 4, याद रखेंगे आप कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में रिमेंबर ये टूटा था NaDH2, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसकी कहानी हम खत्म कर चुके हैं। अल्टीमेटली ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया और वाटर मॉलिक्यूल बना दिया है। अब देखो साथ में 2 प्रोटॉन्स भी तो हैं, ये वही प्रोटॉन्स हैं जो जैसे ही बनेंगे, ये वही प्रोटॉन्स हैं जो पंप हो जाएंगे, पंप कर दिए जाएंगे। मैं यहाँ लिख दूँ ऐसे, यही है वो प्रोटॉन, ठीक है। आई चूज रेड एक्चुअली, इसी को करवा दिया गया ऐसे पंप, ये है वो प्रोटॉन जिसको साथ ही साथ पंप करा दिया मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर 3 भी, डोंट थिंक यहाँ कोई डिवीजन नहीं दिख रही है, मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 भी डायरेक्टली एक प्रोटॉन को पंप कर रहा है। ये डायरेक्ट पंपिंग जो है ना, वो मैंने रेड से मार्क करी है, दिस इज डायरेक्टली जो मैट्रिक्स से यहाँ पंप हो रहा है, ठीक है। साइटोक्रोम 3 भी, तो ये डायरेक्टली पंप कर रहा है प्रोटॉन को। एंड हियर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में भी वी सी डायरेक्ट पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो आपने देखना है
3 जगहें ऐसी है, ये जो रेड वाली हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ये 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं 1, 3, 4 जो प्रोटॉन को डायरेक्टली पंप करते हैं। और 2 जगह ऐसी है UQH2, UQ एंड UQH2 वाली, जहाँ यहाँ पर भी प्रोटॉन्स की पंपिंग हो रही है, बट डायरेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि UQ एक हाथ लेता है, UQH2 में कन्वर्ट किया, वो दोबारा कन्वर्ट होता है UQ में और एक हाथ प्रोटॉन फेंक देता है। तो एक हाथ लेना एक हाथ देना, यहाँ ऐसा चल रहा है, डायरेक्ट पंपिंग नहीं हो रही है। ओके, तो याद रखना है 3 जगह पर देयर इज डायरेक्ट प्रोटॉन पंपिंग एट कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 3 एंड 4, एंड इन जगहों पर भी प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है। तो टोटल आप देख रहे हो कितने प्रोटॉन्स हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड ये रहा 5। ठीक है, सो ये एनसीईआरटी में अगर आप देखो ना, मैं इसको अब समअप करती हूँ, आपकी एनसीईआरटी में इस 2 को एक साथ लिखा है 4 प्रोटॉन, एंड इसको और इसको एक साथ लिखा है, मैं ना इसे अरेज कर दूँ, तो मोबाइल कैरियर, आई होप आप लिख चुके होंगे इसको। हाँ जी, सो इसको और इसको एक साथ लिखा है 4 प्रोटॉन। तो वो देख के तो आप कंफ्यूज होंगे ही ऑफ कोर्स कि कहाँ से आए 4 प्रोटॉन्स। दिस इज द एक्चुअल थिंग ओवर हियर, 4 प्रोटॉन्स आर कमिंग लाइक दिस, 4 और 4 एंड ये 10। ठीक है, 10 का हिसाब सिर्फ इतना है कि एनसीईआरटी का आपको बता रहे हैं यहाँ पे। याद रखना है कितने NADH2 टूटेंगे, क्रेब्स साइकिल से आए हुए सारे प्लस ग्लाइकोलिसिस से आए हुए भी यहीं टूटने वाले हैं। ठीक है, FADH2s यहाँ से टूटेंगे। डन। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी तक हमने देखा फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किसने किया, ऑक्सीजन ने। टर्मिनल एक्सेप्टर, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, यहाँ वाटर बना। अब देखते हैं कि यहाँ ये जो इतने प्रोटॉन इकट्ठा हो गए हैं, मैं यहाँ बना लूँ ये जरा प्रोटॉन्स, लेट मी मेक इट द प्रोटॉन्स विद दिस। ये सारे प्रोटॉन ऐसे ही तो पंप हो रहे हैं, यहाँ इधर आ गए प्रोटॉन्स स्पेस में, है ना, इधर सब में प्रोटॉन इकट्ठा हो गया। तो इससे क्या देख रहे हो आप ये देख रहे हो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में तो भीड़ लग गई है प्रोटॉन्स की, है ना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, यानी बीच में है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली तरफ मैट्रिक्स है और बाहर वाली तरफ क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ना। तो आप देख रहे हो बाहर स्पेस में इतने सारे प्रोटॉन्स इकट्ठा हो गए हैं, अंदर कम है। तो जब एक जगह पर किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाए और बिल्कुल दूसरी जगह पर उसी सेम चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन बहुत घट जाए, इस चीज़ को जो मैं आपको हैंड से डिपिक्ट करके बता रही हूँ, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। वेरी स्टीप फर्क है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में। और जब जब ये स्थिति आती है ना, इसको ऐसे बैलेंस करना पड़ता है, यानी कि ये जो प्रोटॉन्स इतने इकट्ठा हुए पड़े हैं ना यहाँ पर इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनको यहाँ से वापस भेजना होगा, कहाँ पर, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में कम है ना, यहाँ कम है बाहर ज़्यादा है, तो वापस भेजो मैट्रिक्स में। करेक्ट है, तो अंडरस्टैंड कीजिए। तो अब हमें ये जो सिचुएशन एक जगह ज़्यादा एक जगह कम, वी नीड टू बैलेंस इट आउट। बैलेंस करने के लिए उन्हें वापस भेजना होगा। वापस भेजने के लिए अब काम में आएंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 5, द लास्ट स्टेप। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये चीज़, एक सेकेंड। ये सारे प्रोटॉन्स अब यहाँ से जाएंगे, ये वाला भी, ठीक है, एंड एक सेकेंड, सब के सब प्रोटॉन्स, ठीक है, आगे आगे भागेंगे यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं ये, अब इनको वापस भेजना है हमें। ठीक है, वापस कहाँ भेज रहे हैं हम लोग, वापस भेजेंगे इसे इधर मैट्रिक्स में। ठीक है, तो रास्ता कौन सा है, रास्ता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5। तो ये जो प्रोटॉन है ना, अब आएगा इनके थ्रू जाएगा, प्रोटॉन सीधे नहीं क्रॉस कर सकता। आराम से समझिए। अब प्रोटॉन को निकालने के लिए हमारे पास इस मेम्ब्रेन में 2 प्रोटीन्स होते हैं, F1, वन सेकेंड ना, F0 एंड F1। एनसीईआरटी में CF0 एंड CF1 भी लिखा हुआ है, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, CF0 CF1। तो अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर ATP बनता है। तो देखिए ये जो प्रोटॉन्स आते हैं ना, ये प्रोटॉन्स में होती है अपनी एनर्जी। आराम से समझो। तो ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ से आ रहा है, प्रोटॉन इज कमिंग विद इट्स एनर्जी। CF0 से ये क्या आ रहा है, प्रोटॉन, ये एंटर कर गया इसके अंदर, ये एंटर हो गया, प्रोटॉन आया अपनी एनर्जी के साथ। वेवी का मतलब है अपनी एनर्जी के साथ आ गया।
यही तो करना, हमें उसकी एनर्जी तो चाहिए क्योंकि अब एटीपी बनाना है, राइट। सो लेट्स सी, अपनी एनर्जी के साथ आ रहा है। ये CF1 जो होता है ना, ये एक्ट्स एज एन एटीपी सिंथेज, ये एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है, एंड इसने प्रोटॉन की एनर्जी ले ली। सीधी लाइन का मतलब है उसने प्रोटॉन की एनर्जी ले ली, वेवी मतलब अभी एनर्जी के साथ आ रहा था, इसने उसकी एनर्जी गैदर कर ली। क्या किया F1 ने, CF1 ने उस एनर्जी से उसने क्या किया, ADP में एक फॉस्फेट ऐड कर दिया, ठीक है, और बदले में बना दिया ATP। क्या बना दिया, ATP। और प्रोटॉन का क्या हुआ, प्रोटॉन सीधे रास्ते बिना एनर्जी के साथ यहाँ वापस मैट्रिक्स के अंदर आ चुका। यानी मैट्रिक्स को अपनी सही जगह, उनकी सही जगह लाने में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स के लाने में ही एनर्जी जो रिलीज हुई प्रोटॉन से ले ली गई एनर्जी, और उसी से फॉस्फेट ऐड करके ये एटीपी बना दिया गया। आया ये चीज़ समझ में आपको? तो अब हर बार ये प्रोटॉन ऐसे ही आता जाएगा, अपनी एनर्जी के साथ आएगा, F1 फिर से उसकी एनर्जी लेगा, फिर से फॉस्फेट अगेन एडीपी में ऐड करके एटीपीज बनाता जाएगा, राइट। तो यहाँ वो जो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको 36 एटीपीज जो ऑब्टेन होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, राइट। तो वो एक एक करके अब एटीपी बनना शुरू होएगा। फिर से रिकॉल कीजिए, 36 एटीपीज कैसे होंगे, क्योंकि चेक कोई हमारे पास एक थोड़े था, मैंने तो एक NADH2 तोड़ के बताया, एक FADH2 आपको यहाँ पर ब्रेक डाउन करके बताया है, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंड कीजिए, सबके सब टूटेंगे एंड अब एनर्जी रिलीज करेंगे एटीपी के फॉर्म में। तो आपने यहाँ पर याद करना है, ये चल रहा है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इलेक्ट्रॉन आगे से आगे घूम रहा है, पासिंग द बॉल खेला जा रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ। देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट समझ के देखो, इधर इलेक्ट्रॉन पास ऑन किया जा रहा है और मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन में प्रोटॉन्स की पंपिंग करवाई जा रही है। ये क्रक्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, ठीक है। फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन सिर्फ पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन में उसका रोल कहाँ है, एट द टर्मिनल स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सी, यही तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यही तो खेल रहे हैं, इस पासिंग द बॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम कहते हैं। आया आपको ये चीज समझ में? एंड एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ये जो लास्ट स्टेप है हमारा, आई मीन टू से कॉम्प्लेक्स नंबर 5 वाला, ठीक है, इसी को मैं यहाँ लिख देती हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, जिसमें हमें एक्चुअल में एटीपी मिल चुका है, इसको, दिस इज द 4th स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तीसरा ETS था ना, 4th स्टेप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ये। क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गई है यहाँ पर, दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस, देन क्रेब्स साइकिल, मैट्रिक्स में ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दोनों कहाँ पर देखने को मिलती हैं, ये देखने को मिल रही हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, यहाँ पर हो रही है। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस कहाँ हैं, इनर मेम्ब्रेन में ही है। डन। तो यहाँ पर जो है ये 5 कॉम्प्लेक्सेस, एंड आपने देखा अल्टीमेटली क्या बन गया हमारे पास, ऑक्सीजन भी बना, वाटर मॉलिक्यूल भी, सॉरी ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन, वाटर मॉलिक्यूल बना एंड ATP ऑब्टेन हुए हमें यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम